अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एसडीजीज़ के बारे में। तो एसडीजीज़ क्या हैं, कब बने थे, किस लिए बने थे, कब तक के लिए बने थे और इतने ज़्यादा जो गोल्स हैं उनको याद कैसे करना है, इसके लिए जो निमोनिक है वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एसडीजीज़ किस लिए स्टैंड करता है, एब्रीविएशन क्या है एसडीजीज़ की? तो एसडीजीज़ की एब्रीविएशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स कब बनाए गए थे? 15 सितंबर 2015 में। और कब तक के लिए इन गोल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था? 2030 तक के लिए। अब एसडीजीज में हमारे पास कितने गोल्स आ जाते हैं? टोटल ऑफ 17 गोल्स। एमडीजीज में अगर रिकॉल करें तो उसमें कितने गोल थे? यस, 8 गोल्स थे। एमडीजीज भी 15 साल के लिए थे, एसडीजीज भी 15 साल के लिए हैं। तो सबसे पहला जो गोल है वो है नो पॉवर्टी। गुर्बत को माशरे से बिल्कुल ख़त्म कर देना। बिल्कुल सब इजी लाइफ गुजार रहे हो, किसी को भी गुर्बत की टेंशन ना हो। अब होगा कैसे, क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई? अब देखें, फॉर एग्जांपल एक हेल्दी बंदा है, उसके सारे फिजिकली हेल्दी फिट है। दूसरी तरफ एक डिसेबल बंदा है, उसका एक पाँव नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल उसका एक हाथ नहीं हो सकता। पैसे कमाने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए किसी को आसानी से रिस्क मिल जाएगा और किसी को मुश्किल से मिलेगा। तो इन फैक्टर्स को दूर करना। अभी देखें, ये जो डिसेबल बंदा है इसके लिए रिस्क कमाने को आसान करना, ताकि ये भी उतनी ही इनकम कर सके जितनी ये बंदा कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये बंदा $10 एक दिन के कमा रहा है तो ये भी बंदा $10 कमा पाए उन्हीं स्किल सेट्स के साथ जो ये बंदा परफॉर्म कर रहा है। अब देखें, पॉवर्टी और वजूहत की वजह से भी हो सकती है। एक तो इंसान के खुद ना कमाने की वजह से, और एक क्या वजह हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, वॉर्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल देखें, नेचुरल कैटास्ट्रफीज हो सकती हैं। अब ये जो चीज़ें, ये गुर्बत को अपने साथ लेके आएंगी। ये डिपेंड नहीं करेंगी कि, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेंगी कि इंसान आया सही रिस्क कमा रहा है या नहीं कमा रहा। ये अपने साथ खुद रिस्क, गरीबी को लेकर आएंगी। तो नो पॉवर्टी में क्या करना है हमने? वॉर्स को कम से कम रखना है, आपस में कंट्रीज़ के रिलेशन को अच्छा बनाना है, ताकि एक दूसरे पे बमबारी ना करें, एक दूसरे को ना मारें, एक दूसरे के घर वालों को ना मारें। इन चीज़ों को ख़त्म करना। फिर ऐसा इन्वायरमेंट रखना, ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना जिसकी वजह से नेचुरल कैटास्ट्रोफीज बिल्कुल कम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जापान में जो है वो अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, ऐसे स्काई स्क्रेपर्स बनाए जिसकी वजह से जो अर्थक्वेक्स से रेजिस्ट करेंगे उनके इम्पैक्ट को, ताकि डिस्ट्रक्शन कम से कम हो। अब देखिए, जो रिस्क कमा रहा होगा, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी घर बार बनाने में वक्फ कर दी होगी, एक अर्थक्वेक ही उसका पूरा सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो वो आ गया ना वो गरीबी में। तो नेचुरल कैटास्ट्रोफीज को बिल्कुल कम से कम रखना, इस तरह हम गरीबी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा गोल 1। सेकंड गोल पर आ जाते हैं। सेकंड गोल ये कहता है कि ज़ीरो हंगर होनी चाहिए, माशरे में बिल्कुल भूख ख़त्म हो। अब भूख को कैसे ख़त्म करेंगे? यहाँ पे हमारे पास फार्मर्स के राइट आ जाते हैं। फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ दिए जाए। अगर उनके अच्छी फंडिंग की जाएगी फॉर एग्जांपल फार्मर्स को, तो वो अच्छी मशीनें ले पाएंगे। अच्छी मशीन्स ले पाएंगे तो क्रॉप्स इंक्रीज़ होंगे। अच्छी फंडिंग की जाएगी तो एनिमल्स की फीड जो है वो अच्छी होगी, एनिमल्स से तो तंदुरुस्त होंगे, उनसे जो गोश्त आएगा, क्रॉप्स से जो आएगा, तो हो गई ना ज़ीरो हंगर। ठीक है, जितने ज़्यादा क्रॉप्स होंगे, जितने ज़्यादा एनिमल्स प्रेजेंट होंगे कि वो स्लॉटर किए जा सकें, उतने सस्ते भी होंगे, हर कोई अफोर्ड कर सकेगा, तो हंगर ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह हमने ज़ीरो हंगर अचीव करना है। फिर तीसरे पर आ जाते हैं गुड हेल्थ एंड वेल बींग। अब हेल्थ तो समझ आता है कि हेल्थ सेक्टर को अच्छा बना दो, हेल्थ सेक्टर को अच्छा बनाओ और उसकी फंडिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा की जाए।
हेल्थ सेक्टर अच्छा बना, फंडिंग ज़्यादा की गई ताकि हर किसी को क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ रीजनेबल कॉस्ट पे मिल सके और हर कोई अचीव कर सके, उनसे फ़ायदा उठा सके। अब वेल बींग कैसे मेंटेन रहेगी? वेल बींग में देखें, एक हेल्दी पर्सन है, उसको हमने हेल्दी ही रखना है। फॉर एग्जांपल एक हेल्दी पर्सन हो सकता है वो किसी फैक्ट्री में काम करे, और फैक्ट्री में ऐसा माशरा नहीं है जो कि मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब डेंजर जोन बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो हेल्दी ज़्यादा देर तक रह पाएगा? अगर फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में जहरीली गैसेस निकल रही हैं, पॉइजनस गैसेस, तो क्या वो बंदा ज़्यादा देर तक हेल्दी रह पाएगा? नहीं रहेगा ना, उसकी हेल्थ डिटोरिएट करती चली जाएगी। तो हेल्थ सेक्टर पे भी बर्डन ज़्यादा पड़ेगा। इस वजह से ऐसा इन्वायरमेंट बनाना, वर्क स्पेस को, घर के इन्वायरमेंट को ऐसा रखना कि हेल्दी पर्सन जो है वो हेल्दी ही रहे। दिस इज़ गुड हेल्थ एंड वेल बींग। नेक्स्ट गोल पर हम आ जाते हैं, विच इज़ गोल नंबर 4, दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब क्वालिटी एजुकेशन में किस चीज़ पे डील करेगा? क्वालिटी एजुकेशन का मतलब कि हर फर्द माशरे में हर किसी को एजुकेशन मिले, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, सेकेंडरी लेवल पर हो या यूनिवर्सिटी लेवल पर हो। हर किसी को एजुकेशन मिले ताकि वो बेहतर जॉब्स के लिए कैपेबल हो और बेहतर इनकम कमा सके। होगा क्या क्या इससे भी पॉवर्टी ज़ीरो की तरफ चली जाएगी। कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही ज़ीरो से शुरू करते हैं, मतलब गरीब घराने से, लेकिन एजुकेशन ही की वजह से ऐसा होता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है। किस वजह से? क्वालिटी एजुकेशन की वजह से। इसी वजह से क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया गया। क्वालिटी एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए अब क्या करना है? स्कूल हैं फॉर एग्जांपल, उनको बेहतर बनाना है। स्टूडेंट्स को क्या करने? स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने। इस तरह होगा क्या कि जिनमें पढ़ने की लगन नहीं भी होगी वो पढ़ाई की तरफ जाएंगे, और जिनमें पढ़ने का शौक होगा और वो गरीब हैं तो उनको स्कॉलरशिप्स की वजह से हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलेगी, बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स दोनों को। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जेंडर इक्वालिटी की तरफ। अब जेंडर इक्वालिटी में क्या आ जाता है कि मेल प्लस फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, इक्वल राइट्स इन सेंस कि अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्लर्क है, तो अगर ये भी क्लर्क है फीमेल तो इसको भी इक्वल सैलरी मिले। इक्वल इन सेंस कि जितना वो काम कर रहे हैं इस तरह उनको सैलरी मिले। डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह किया जाए? बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए। ठीक है, अगर फीमेल पैदा हो रही हैं तो उनके पैदाइश से लेकर उनकी डेथ तक उनको प्रॉपर राइट्स दिए जाएं। सेम फॉर बॉयज़, बर्थ से लेकर डेथ तक प्रॉपर राइट्स दिए जाएं बॉयज़ को एज वेल एज गर्ल्स को। ये हमारे पास फिफ्थ हो गया, फिफ्थ गोल। फिर हम आ जाते हैं सिक्स्थ गोल की तरफ, दैट इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब देखिए, हर किसी को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। हर कोई डिपेंडेंट है किस चीज़ पे? पानी पे। पानी ही अगर गंदा होगा, कंटेमिनेटेड होगा, तो क्या हेल्थ अच्छी रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हेल्थ सेक्टर पे बर्डन आएगा। इस वजह से हमने क्या करना है? क्लीन वाटर सप्लाई रखनी है हमेशा। सीवेज सर्विसेज को क्या करना है? सीवेज पाइपलाइंस को अलग जगह पे ड्रेन करना है, ख्याल रखते हुए कि सीवेज का जो सीवेज है वो क्लीन वाटर सोर्सेज के साथ मिक्स ना हो। ठीक, और सैनिटेशन का ख्याल रखना है। ये है हमारे पास सिक्स्थ गोल। नेक्स्ट गोल पर हम आ जाते हैं, दैट इज़ गोल नंबर 7, जो कि डील करता है किसके साथ? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के साथ। अब अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का क्या मतलब है? एग्जांपल लेते हैं किस चीज़ की? इलेक्ट्रिसिटी की। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हर घर की अब ज़रूरत है, चाहे स्मॉल लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो, फैक्ट्रीज की भी ज़रूरत है, तो इसकी प्रोडक्शन भी चाहिए होगी, तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे। तो कहता है कि इसको जो प्रोड्यूस करना है हमने अफोर्डेबल और क्लीन वे में प्रोड्यूस करना है। क्लीन वे में इन सच अ सेंस के पोल्यूशन बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ज़ीरो पोल्यूशन हो। अब देखें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के फॉर एग्जांपल दो तरीके हो गए। एक तो हमारे पास पावर प्लांट्स हो गए,
दूसरा फॉर एग्जांपल विंड मिल्स हो गए। अब आपको क्या लगता है कौन सा तरीका जो है पोल्यूशन ज़्यादा कॉज कर रहा होगा? ऑब्वियसली पावर प्लांट्स, विंड मिल्स नहीं कर रहे होंगे। तो यही ये कहता है गोल कि इलेक्ट्रिसिटी को या कोई भी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे मेथड्स को अपनाना जिससे पोल्यूशन या वेस्ट प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो, ताकि इन्वायरमेंट में क्या हो, सस्टेनेबिलिटी हो, ताकि नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो कम से कम हो। अब अफोर्डेबल भी बनाना, मतलब इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करना कि वो अफोर्डेबल भी हो, गरीब बंदा भी इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल यूज़ कर पाए और एक अमीर बंदा भी कर पाए इलेक्ट्रिसिटी बेहतरीन तरीके से यूज़, अपने बिजनेसेस को चला पाए, अपने घर को चला पाए, इतनी अफोर्डेबल हो और इतनी क्लीन हो ताकि हेल्थ पे भी कोई असर ना हो, इन्वायरमेंट पे भी कोई असर ना हो और हेल्थ सेक्टर भी सस्टेन्ड रहे। ये है। हम आ जाते हैं गोल नंबर 8 की तरफ, जो कि डील करता है किस चीज़ के साथ? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। अब देखिए हमने गोल नंबर 4 में क्या पढ़ा था कि क्वालिटी एजुकेशन देनी है। अब एजुकेशन लेने का फ़ायदा क्या हुआ जब बिल्कुल ही जॉब्स अवेलेबल नहीं है? आखिर में तो कमाना है ना, रिस्क ही अवेलेबल नहीं है, तो फ़ायदा क्या हुआ इतना पैसा लगाने का, इतनी स्कॉलरशिप्स करने का, एजुकेशन सेक्टर को अच्छा बनाने का, उनको इतना फंड देने का? कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो ये गोल डील करता है कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा करना। अब देखें वर्क अपॉर्चुनिटीज ज़मीन से तो होगी नहीं, प्लांट्स तो है नहीं जो ज़मीन से आ जाए। इनके लिए हमने क्या करना है? बिजनेसेस को ग्रो करना है, बिजनेसेस को ग्रो करना है, ट्रेड्स को ज़्यादा रखना है। अभी फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, एक बंदा एक शहर में फैक्ट्री लगा देता है, बहुत सारा धुआं छोड़ रही है फैक्ट्री। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए वर्कर्स भी तो चाहिए होंगे, फाइनेंस भी चाहिए होगा, मैनेजमेंट सेक्टर भी चाहिए होगा। तो ये कोई डिग्री लेकर आएंगे ना, तो उन्होंने पढ़ा, डिग्री ली और यहाँ पे काम पे लग गए ताकि अपनी क्या कर सके, लिविंग कमा सके। और लिविंग कमाने से क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। सिर्फ एक फैमिली के नहीं बल्कि बहुत सारी फैमिलीज की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये क्या हुआ हमारे पास? गोल नंबर 8 हुआ। अब आ जाते हैं हम गोल नंबर 9 की तरफ। गोल नंबर 9 किस चीज़ के साथ डील करता है? डील करता है इंडस्ट्री के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशंस के साथ। गोल नंबर 9 कहता है कि इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि टेक्नोलॉजी में आगे जा सके। फॉर एग्जांपल एक ये मार्कर ले लेते हैं, इस मार्कर को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल 10 मिनट लगेंगे, मैन मेड। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो, ऐसी मशीन्स प्रेजेंट हो, तो 1 मिनट में 10 मार्कर बन सकते हैं। हुई ना इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए ये सारी चीज़ें किसी स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बनेंगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि मौसम का बदलाव होता जा रहा है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं और ये चीज़ें बन रही हैं, तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो माशरे के अंदर और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो। प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा तो क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये हुआ हमारे पास गोल नंबर 9। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने गोल नंबर 10 की तरफ, जो कि है रिड्यूस इन इक्वालिटीज़। अब इन इक्वालिटीज़ किस सेंस में? इस सेंस में कि सबको प्रॉपरली फोकस किया जाए, सब पर प्रॉपरली फोकस किया जाए एक स्पेसिफिक माशरे में। अब देखें अगर सबको मेरिट के हिसाब से अपॉइंट किया जाएगा तो क्या कोई इनजस्टिस के लिए आवाज़ उठाएगा कि इनजस्टिस हुए? नहीं। अगर सब पर प्रॉपरली रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, जैसे हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं। देखिए अगर इस बंदे को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल गई, इसको नहीं मिली, इसको भी नहीं मिली, तो कौन ज़्यादा ग्रो करेगा? ये बंदा ग्रो करेगा। लेकिन अगर हम तीनों को हेल्थ फैसिलिटीज़ बराबर दें तो तीनों ग्रो करेंगे, तीनों ग्रो करेंगे, मुल्क के हालात अच्छे से अच्छे बनते चले जाएंगे। और किस तरह हो सकता है? रेसिज्म को कम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा काला है
ये नहीं हो सकता अगर नेग्रो है फॉर एग्जांपल कि उसको बिल्कुल कोई इख्तियार ना दिया जाए, उसको कोई राइट्स ना दिए जाए, बल्कि सबको प्रॉपर राइट्स दिए जाएं। वाइट हो या ब्लैक हो, प्रॉपर राइट्स सबका हक है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ सबका हक है। तो ये गोल जो है, गोल नंबर 10 इस तरह डील करता है कि इनइक्वालिटीज़ कम हो जाए। नेक्स्ट गोल पर हम आ जाते हैं जो कि है सस्टेनेबल सिटीज़। अब देखिए पहले डेफिनेशन क्या पर आ जाते हैं। सस्टेनेबल क्या है? सस्टेनेबल चीज़ें वो होती हैं जो कि एक जनरेशन की नीड को पूरा करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द नीड्स ऑफ सेकेंड जनरेशन। तो गोल नंबर 11 कहता है कि हमने ऐसी सिटीज़ बनानी है जो सस्टेनेबल हो, जो किसी की मोहताज ना हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स की मोहताज ना हो। मतलब फॉर एग्जांपल एक सिटी है, उसमें हमने क्या करना है, फॉरेस्ट ज़्यादा करने, इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा करनी है, पोल्यूशन के सारे सोर्सेज को कम कर देना है। ये सिटी अब ज़्यादा देर तक चलेगी एज़ कम्पेयर टू दैट सिटी जिसमें फॉरेस्ट भी बहुत ही कम होंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नहीं होंगे, डीजल वाले व्हीकल्स होंगे जो कि स्मोक वगैरह एमिट करेंगे, पोल्यूशन की ज़्यादा सोर्सेज होंगे। तो वो सिटी जो है सेकंड वाली, वो जल्दी फ्लॉप हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस सिटी। हमारे पास सिटी नंबर 1 है। तो इस वजह से इस पे फोकस किया जाता है कि सस्टेनेबल सिटीज़ को बनाया जाए ताकि अभी की जनरेशन भी फ़ायदा उठाए और बाद की आने वाली जनरेशन्स भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। 12th गोल पर हम आ जाते हैं जो कि है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। लकड़ियां तो फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा है। अगर सारे वुड कटर्स को भेज दिया जाए कि सारी लकड़ियां तोड़ के ले आओ, काट के ले आओ और अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकम कमाने में लगा दो, तो क्या वो इन्वायरमेंट ज़्यादा सस्टेन रह पाएगा? बिल्कुल नहीं, फ्लॉप हो जाएगा, ठप हो जाएगा इन्वायरमेंट। तो ये गोल कहता है कि हमने अगर रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट है नेचर की तरफ से, तो उसको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करनी है ताकि वो लाइफ लॉन्ग चल सके। और रिसोर्सेज को कंज्यूम किया ताकि हम कुछ बना सकें ना। जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ियों का यूज़ किया हमने किन चीज़ों के लिए, घर बनाने के लिए। ये दरवाज़ा हो गया घर का, ये भी दरवाज़ा हो गया घर का। तो इस घर को बनाने के लिए कुछ वेस्ट भी तो निकला ना। जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट यूज़ हुआ, सीमेंट के जो कवरिंग होती है, पैकेजिंग होती है, वो निकले। तो ये पैकेजिंग क्या हुआ, लैंड पोल्यूशन का ज़रिया बना। गोल नंबर 12 ये कहता है कि हमने कंज्यूम भी रिसोर्सेज को एक हद तक करना है और जो प्रोडक्शन हो रही है वेस्ट की उसको भी बिल्कुल डिक्रीज करना है। तो ये हुआ हमारा गोल नंबर 12। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने गोल नंबर 13 की तरफ जो कि है क्लाइमेट एक्शन। अब देखिए हमने इतनी ज़्यादा जो पुलाव पकाया, अपना ख्याली पुलाव, वो किस लिए बनाया? इसीलिए ना कि क्लाइमेट एक्शन को कम से कम रखा जा सके। फॉर एग्जांपल हमने सस्टेनेबल सिटीज़ का कहा, रीजनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का कहा और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर एग्जांपल इसका कहा। तो इसी वजह से कि क्लाइमेट को सस्टेन किया जा सके, क्लाइमेट को अच्छा बनाया जा सके। देखिए फॉर एग्जांपल अभी आजकल के दौर में कितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बन चुकी हैं। फैक्ट्रीज इस दफ़ा अच्छी बनाए, ये देखें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कितनी ज़्यादा स्मोक एलिमिनेट कर रही होती हैं फैक्ट्रीज। उसकी वजह से होता क्या है कि गैसेस जो हैं वो जमा होने शुरू हो जाती हैं, किधर, हमारे एटमॉस्फेयर में। और इन्हीं गैसेस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होगा कि जो सन की जो रेज आ रही हैं वो ट्रैप हो जाएंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब देखें आजकल के दौर में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, इसी वजह से कि ग्रीन हाउस गैसेज एक्यूमुलेट होती चली जा रही हैं, प्रॉपर एक्शन नहीं लिए जा रहे इन इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट। ये धड़ाधड़ गैसेस रिलीज़ करते जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो गोल नंबर 13 ये कहता है कि सारे इकदाम लिए जाए जिसकी वजह से क्लाइमेट क्या हो सके, स्टेबल हो सके। क्लाइमेट स्टेबल होगा, देखें क्लाइमेट स्टेबल होगा, लिविंग आसान होगी, लिविंग आसान होगी, पैसे कमाना आसान होंगे हमारे लिए, पैसे कमाना आसान होंगे, नेशन
तरक्की की तरफ जाएगा। इस वजह से क्लाइमेट एक्शन ज़रूरी है और इस वजह से हमने इतनी इकदाम किए कि सस्टेनेबल सिटीज़ बनाई। ठीक, सस्टेनेबल सिटीज़ से भी क्लाइमेट एक्शन पे बेहतरी आएगी। ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह को लगाने से भी आएगी। इन सब चीज़ों से क्लाइमेट एक्शन पे बेहतरी आएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइफ बिलो वाटर। अब देखें, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, हर कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रहे, तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्रीज, वहीं पे वेस्ट भी बना रहे हैं। तो वेस्ट को कहाँ पे कर देते हैं? ओशंस पे डंप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ओशन हुआ, इसके अंदर क्या पाइप छोड़ा हुआ है, सारा वेस्ट डंप किया जा रहा है ओशंस के अंदर। इसकी वजह से हो रहा क्या है कि मरीन लाइफ बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। और एक और सोने पे सुहागा, एक और चीज़ कर रहे हैं, लोग ओवर फिशिंग की तरफ जा रहे हैं। उससे भी क्या हो रहा है? मरीन लाइफ डिस्टर्ब होती चली जा रही है। अब जहाँ पे मरीन लाइफ फॉर एग्जांपल एक बेसिक है इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, ज़्यादातर ऑक्सीजन हमारी मरीन एल्गी से प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर मरीन लाइफ ही डिस्टर्ब होगी तो क्या इकोसिस्टम सस्टेन रह पाएगा? नहीं, ख़त्म हो जाएगा इकोसिस्टम। और जहाँ पे एक इकोसिस्टम ख़त्म होता है वहाँ पे दूसरे इकोसिस्टम पे भी असरात पड़ते हैं। इस वजह से लाइफ बिलो वाटर पे ज़्यादा जोर दिया गया। इस वजह से कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज़ अपने जो वेस्ट हैं वो ओपन वाटर सोर्सेज में ना डंप करें। इस वजह से कहा जाता है कि सीवेज को प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए, ताकि जो पानी पिए और लोग वहाँ पे हेपेटाइटिस जैसी बीमारी हो गई वो ना हो सके और हेल्थ सेक्टर पे बर्डन ना पड़े। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइफ ऑन लैंड। अच्छा, हमने वाटर को तो देख लिया, अब लैंड पर आ जाते हैं। लैंड में क्या करना है? फॉर एग्जांपल ये दरख्त है, इनको मेंटेन रखना है ताकि डेजर्टिफिकेशन की तरफ ना जाए। डेजर्टिफिकेशन को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा? फॉरेस्ट को इंक्रीज करके। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दरख्त जो है ऑक्सीजन का सोर्स है, और ऑक्सीजन अगर होगी, दरख्त अगर होंगे, तो इकोसिस्टम भी मेंटेन रहेगा। फॉरेस्ट कितने ही जानवरों का क्या है? हैबिटेट है। अगर हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एनिमल लाइफ क्या होगी? एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगी। डिफरेंट एनिमल्स एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से लाइफ ऑन लैंड पे फोकस किया गया है। इसी वजह से कहा गया है कि पोल्यूशन को, लैंड पोल्यूशन को बिल्कुल क्या किया जाए? कम कर दिया जाए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने नहीं, SDGs के 2 लास्ट गोल्स की तरफ। 16th गोल कहता है कि पीस को मेंटेन रखना है, जस्टिस को और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को मेंटेन रखना है। कहने में तो आसान है, लेकिन होगा कैसे? एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पुलिस स्टेशन है, ये बहुत सारी खिड़कियाँ होंगी। एक जगह पे पुलिस जो है वो बहुत ही वीक है। दूसरी जगह पर आ जाते हैं हम, अपनी सेकंड सिटी। ये हमारे पास A सिटी हो गई, ये B सिटी हो गई। यहाँ पे भी पुलिस स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है वो स्ट्रांग है। तो क्राइम्स कहाँ पे ज़्यादा होंगे? A सिटी में ना, A सिटी में क्या होंगे? क्राइम्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू B सिटी। तो 16th गोल यही कहता है कि फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन, जैसे पुलिस का इंस्टीट्यूशन हो गया, इसको हमने क्या करना है? स्ट्रांग बनाना है। इससे होगा क्या कि जो क्राइम कमिट करेगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी। अगर एक बंदा चोरी कर रहा है, उसको जेल में डाला जाएगा, उसको दोबारा बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, ताकि वो अगली दफ़ा वो एक्टिविटी बिल्कुल ना करे। अब इससे क्या होगा कि जब सबको जस्टिस मिल रहा होगा, अगर एक बंदा है, उसके अगर बैंक नहीं, मतलब अगर उसकी फैक्ट्री में चोरी हुई है और बहुत सारी मशीनें उड़ गई हैं, मतलब चोरी हो गई हैं, उसने अगर केस किया अदालत में क्राइम के अगेंस्ट, क्रिमिनल के अगेंस्ट, और उसको जस्टिस भी मिल गया, तो वो पीस में रहेगा ना। उसे क्या ज़रूरत है कि वो प्रोटेस्ट करे, है ना? वो पीस में रहेगा। इस तरह हमारे पास पीस मेंटेन रह जाएगा, और जस्टिस ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि पीस को मेंटेन रखवाता है।
लास्ट हम गोल पर आ जाते हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप फॉर गोल्स। अब पार्टनरशिप ऑफ गोल्स मतलब कि सब कंट्रीज़ के दरमियान, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, अभी हैं दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्रीज़, तो उन सब के दरमियान हमने क्या रखनी है, प्रॉपर पार्टनरशिप रखनी है, ताकि सब जो है क्या करें, 17 के 17 गोल्स को फॉलो करें। 17 के 17 गोल्स को अगर 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ फॉलो कर रही होंगी तो क्या इम्पैक्ट कम पड़ेगा? नहीं, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर एक ही अकेली कंट्री है, खुद ही लगी हुई है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा ना। तो ये हमारे पास हो गया गोल नंबर 17। अब इतने सारी जो कहानियाँ हमने पढ़ी, इसको समराइज़ करता हूँ और एक बेहतरीन सिनेमोनिक बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहानी बना देते हैं इसको पूरा, क्योंकि कहानी हमें ज़्यादा अच्छी याद रहती है एज़ कम्पेयर टू पढ़ने लिखने की। फॉर एग्ज़ाम्पल मियाँ बीवी हैं दोनों की शादी हो जाती है, अब बेबी होने वाला है दोनों को, तो क्या ऐसे ही बेबी हो जाएगा, या उन लोगों ने कुछ सोचा होगा उन लोगों ने उस बेबी के लिए कि उसका अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड रखना है, उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो फैसिलिटीज़ किस तरह आएंगी? गरीबी से तो फैसिलिटीज़ नहीं आ सकती, तो सबसे पहले गरीबी के साथ डील करेंगे वो, ठीक है, मियाँ बीवी, ताकि बेबी को किसी तरीके की कमी की ना हो। उसके बाद बेबी हो गया, अब बेबी को भूखा तो नहीं रखना, उसे खाना पीना पिलाना है ना, ताकि वो मोटा ताज़ा हो, पहलवान हो बेबी। तो सेकंड पे हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो हंगर आ गया। अब बेबी पहलवान तो हो गया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं उससे। तो माँ बाप क्या करेंगे, उस बेबी को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन रखेंगे, ताकि डिफरेंट एजेंट बेबी के करीब ना आए और बेबी हेल्दी रहे, ठीक, और वो उसकी वेलबींग पे माँ बाप फोकस करेंगे। ये हमारे पास 3 गोल हो गए। चौथा, अब देखें बेबी बड़ा होता जा रहा है, अब ऐसे ही तो बेबी को नहीं छोड़ना ना हमने, उसे एजुकेशन देनी है। तो फोर्थ हमारे पास क्या हो गया, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब बेबी को एजुकेशन हमने दे दी, अब बेबी जो है बड़ा हो गया, मुन्ना बड़ा हो गया, क्लास में फर्स्ट ग्रेड में गया, सेकंड में गया, ठीक है। आपका कभी दिल किया कि जाके देख लें बेबी कर रहा क्या है? बेबी को देखा क्लास में लड़कियों के साथ बैठा हुआ है, कितना अजीब लगेगा ना, लड़कियों के साथ बैठा हुआ, लड़कों में नहीं बैठा, लड़कियों के साथ गप्पे मार रहे, मस्तियाँ कर रहे। तो फिफ्थ हमारे पास जेंडर इक्वालिटी आ गया, ठीक। बाद में आपने देखा कि स्कूल में जहाँ पे मुन्ना है वहाँ पे तो क्लीन वाटर नहीं है, सब गंदा पानी पी रहे, सब वॉशरूम जा रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे। तो 6 गोल क्या हुआ हमारे पास, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। और दूसरी जगह देखा, कुछ बच्चे उनको तो पंखे के बगैर हैं, गर्मी में बिल्कुल डल बैठे हुए हैं, ना पढ़ रहे हैं, बस हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशन हुई भी है, ऐसे डल बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस। ये हमारे पास हो गया गोल नंबर 7। फिर अब बेबी जो है मुन्ना, वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो अब आप बोलेंगे ना भाई काम कर, अब कितना पढ़ता रहेगा, है ना, अब काम करना है उसने, तो उसके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, गोल नंबर 8। अब वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कहाँ पे वो वर्क करेगा, इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्रीज़ क्या हुआ हमारे पास, गोल नंबर 9 हो गया। फिर अब इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, पहले क्या थे, मियाँ बीवी गरीब थे, अब मुन्ना बड़ा हो गया, इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहा है, तो अब मुन्ने की फैमिली की क्या हुई, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई, और मुन्ना जो है अपनी क्लास वालों के साथ मुन्ने की फैमिली बैठना शुरू हो गई। तो ये क्या हुआ, रिड्यूस इक्वालिटीज़। अब मुन्ने को कहा उसके अब्बा ने कि कब तक काम करेगा, कुछ बड़ा कर, कब तक नौकरी करेगा 9 to 5, कुछ बड़ा कर। तो मुन्ने ने सोचा हाँ क्यों ना मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर दूँ, प्रॉपर्टी के बिजनेस में फ़ायदा भी है। तो मुन्ने ने अपना सोचा कि सस्टेनेबल सिटीज़ बना लेते हैं, बना ली मुन्ने ने, ठीक है। मुन्ना तो अब बड़ा हो गया ना, मतलब इसका नाम मुन्ना रखा है, ठीक है। अब बाप कह रहा है कि एक बजट है ना जिसमें सिटीज़ बनेंगी, लेकिन मुन्ने को परवाह ही नहीं है, लगाता जा रहा है सीमेंट, लगाता जा रहा है ईंटें, जैसे बन रहा है कुछ नहीं देख रहा, जैसे बिगिनर है, नूब है, बस करता जा रहा है कुछ भी। बाप बोल रहा है भैया आराम से करो ना, पूरा प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुन्ने को तो समझ नहीं आ रही, बस लगाते जा रहे हैं, कभी एक दीवार में सीमेंट ज़्यादा कर दिया कि
कभी एक दीवार में सीमेंट कम कर दिया, कभी प्रॉपर ईंटें नहीं रखी, कभी सरिया नहीं डाला, तो क्या हुआ? हमारे पास गोल नंबर 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। चौथे फिर आ जाते हैं क्लाइमेट एक्शन में। क्लाइमेट एक्शन में क्या हुआ? अब देखें, उसने तो अच्छा नहीं बनाई थी ना सिटीज़। क्लाइमेट एक्शन फॉर एग्जांपल हो जाता है, जलजिला आ जाता है, सब चीज़ें गिर जाती हैं, या सैलाब आ जाता है, सब चीज़ें गिर जाती हैं, सब पानी पानी हो जाता है, फिर पानी खुश्क हो जाता है कुछ देर दिनों में, सब तो बर्बाद हो गया। लोग आए थे, लोगों ने अपना घर बार वहाँ पे शुरू किया था, पानी आ गया, सैलाब आ गया, अब वो पानी खुश्क हो गया, तो लाइफ ऑन लैंड, पहले लाइफ ऑन वाटर सैलाब जब था, फिर लाइफ ऑन लैंड हो गया। अब सब आ गए, भाई हमारा इतना नुकसान किया है, इतने ज़्यादा महंगे फ्लैट बेचे, हमें इतने महंगे घर बेचे, सस्टेनेबल सिटीज़ के नाम पे हमारा इतना नुकसान किया है, तो वो अपना पीस एंड जस्टिस मांगेंगे। तो हमारा 16th क्या होगा? पीस एंड जस्टिस। जस्टिस उनमें मिल जाता है, फिर आखिर में सुलह सफाई के साथ सब रहना शुरू कर देते। मुन्ना अपना प्लान कैंसिल कर देता कि अब जॉब ही सही थी, बिजनेस नहीं करना। तो कैसे शुरू हुआ? पहले मुन्ने के अम्मा अब्बा गरीब थे, गरीबी को ख़त्म किया ताकि मुन्ना को सारी फैसिलिटीज़ मिले, मुन्ने को खाना पिलाया, मुन्ने की हेल्थ पे फोकस किया, मुन्ने को स्कूल भेजा। लेकिन मुन्ना जो था वो क्या था? बहुत ही तेज़ था, लड़कियों के साथ बैठ रहा था, लड़कियों के साथ गप्पे मार रहा था, जेंडर इक्वलिटी। मुन्ने के स्कूल में पानी सही नहीं था, सब गंद, सैनिटेशन का कोई इंतज़ाम नहीं था, पंखे वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी सही नहीं थी। मुन्ना बड़ा हो गया, वर्क करना शुरू कर दिया। किस चीज़ में वर्क किया? इंडस्ट्री में वर्क किया। इंडस्ट्री में वर्क किया ताकि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो। अब मुन्ने की फैमिली जो है मिडिल क्लास हो गई, क्लास इक्वल हो गई सबके दरमियान। ठीक, मुन्ने के अब्बा ने बोला छोड़ वर्क को, क्या करेगा 9 to 5 जॉब करके, लग जा सस्टेनेबल सिटीज़ बनाने में। मुन्ने ने बोला ठीक है, लेकिन बात नहीं मानी, ऐसी ईंटें ऐसे ही सरिया लगा दिया, सबको लूटा। बाद में क्लाइमेट एक्शन हो गया, सैलाब आना शुरू हो गए, सैलाब आ गए, सब पानी पानी हो गया, सब पानी के अंदर मछलियों की तरह घूम रहे हैं। ठीक, पानी जब खुश्क हुआ तो लाइफ ऑन लैंड, सबने हक मांगा और पार्टनरशिप बाद में कर ली कि अब आइंदा से कुछ ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा निमोनिक। वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन इससे मुझे बहुत ही हेल्प हुई थी, उम्मीद है आप सबको भी होगी। Until next time, Allah Hafiz.